like it got हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। जो एसएसबी मैंने लास्ट एसएसबी दी, अपनी 7th एसएसबी, इन विच आई गॉट रिकमेंडेड। तो क्या क्या हुआ मेरे साथ और क्या क्या चीज़ें मैंने की, कौन कौन से टास्क में कैसे कैसे परफॉर्म किया। सो एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मेरा जो अटैम्प्ट था वो मेरा 7th अटैम्प्ट था। एंड यू नो कि जो मेरे पिछले 6 अटैम्प्ट थे उनमें, जैसे कि मेरा सबसे पहला अटैम्प्ट था एक्चुअली टीएस का, टीएस 45 का। बट मैंने टीएस 45 नहीं दिया था क्योंकि मुझे था कि मुझे एनडीए देना है, क्योंकि टीएस में थोड़ा रिकमेंडेशन रेट भी कम है। तो अगर मैं वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हो गया ना तो फिर एनडीए में एज अ फ्रेशर काउंट नहीं होऊंगा, और अगर एज अ फ्रेशर काउंट नहीं होऊंगा तो और ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फ्रेशर्स को कहीं ना कहीं एक अपर हैंड रहता है उनके पास कि वो रिकमेंड ईजिली हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू रिपीटर्स, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी कम रहती हैं फ्रेशर्स से। सो टीएस 45 मैंने छोड़ दिया। उसके बाद टीएस 46 मिला मुझे, मैंने वो भी लीव कर दिया, मुझे नहीं देना था। क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ मेरा एनडीए 147 हो जाएगा, बट मेरा एनडीए 147 नहीं हुआ। मैंने एनडीए 146 का रिटर्न भी दिया था, वो भी नहीं हुआ था। फिर मैंने एनडीए 147 का रिटर्न दिया, वो भी नहीं हुआ था। देन आई गेव एनडीए 148, जो मेरा 3rd एनडीए अटैम्प्ट था, तो वो मेरा रिटर्न हुआ, लेकिन उसके बाद मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। तो एनडीए 148 के बाद फिर मुझे टीएस 47 की एंट्री मिली, मैं वहाँ से भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। फिर एनडीए 149 दिया, फिर एनडीए 149 में स्क्रीन आउट हो गया, और फिर उसके पैरेलल में जो टीएस 48 की एंट्री मिलती है वहाँ से मैं दोबारा कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। 3rd कॉन्फ्रेंस आउट था मेरा टीएस 48 वाला। फिर मैंने एनडीए 150 दिया, एनडीए 150 में अगेन स्क्रीन आउट। टीएस 49 दिया उसके पैरेलल कोर्स में, तो वहाँ से मैं कॉन्फ्रेंस आउट। तो मैंने 3 टीएस दी, तीनों कॉन्फ्रेंस आउट। इसके अलावा मुझे 3 नेवी टेक की एंट्रीज़ में मिली थी, जो नेवी बीटेक एंट्री होती है आपकी, तो वो मैंने 3 टेक एंट्रीज़ वो छोड़ दी थी। तो 3 टेक एंट्रीज़ और 2 टीएस, मैंने 5 एसएसबी छोड़ी थी। और जो ओवरऑल मेरे को एसएसबी जो मैं रिकमेंड हो वो 7th था। तो जो मेरी पिछली 6 एसएसबी थी उनमें मेरी 4 कॉन्फ्रेंस थे, 2 स्क्रीन आउट, और लास्ट जो था 7th अटैम्प्ट 14 एसएसबी इलाहाबाद में, वहाँ से रिकमेंड हुआ। और एक और चीज़, जो 14 एसएसबी इलाहाबाद में दोबारा गया था, एक टाइम तो मैं कॉन्फ्रेंस था टीएस 47 में, मैं दोबारा उसी बोर्ड में गया, और इवन सेम चेस्ट नंबर था मेरा। उस टाइम पे चेस्ट नंबर 22 था जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और इस बार मैं रिकमेंड हुआ तो इस बार भी चेस्ट नंबर 22 था। सो अभी आगे बात करते हैं कि क्या क्या हुआ वहाँ पे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें मैंने इम्प्रूव की। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई खूब अच्छे से प्रिपेयर करके गया था। लाइब्रेरी छोड़ दी थी 1 महीने पहले ही, क्योंकि करंट अफेयर्स करना था, वर्ल्ड अफेयर्स करना था, खुद की जो क्वेश्चंस थे पर्सनल क्वेश्चंस उन पे इंट्रोस्पेक्शन करना था, क्या क्या मैंने गलतियाँ की, ठीक है, उनको खुद से लिखना था। उसके बाद फिर भाई प्रैक्टिस करने के बाद, और फिर ये जो दाढ़ी वाड़ी और ये बाल वाल ये सब कटाने के बाद, सब ठीक है, चिकने होने के बाद हम पहुंच गए। देन आफ्टर दैट उसके बाद वहाँ पे रिपोर्टिंग हुई। 40 स्टूडेंट्स रिपोर्ट किए थे, ठीक है, 40 एस्पिरेंट्स। अब आउट ऑफ 40 कैंडिडेट्स हम जो रिपीटर थे, आई थिंक वो 11 या 12 रिपीटर थे शायद, ठीक है, 11-12 रिपीटर थे, हाँ। सो आउट ऑफ देम हम 6 या 7 शायद हो गए थे इन, मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, बट हाँ वी वर 40 थे, और 40 में से हम 26 इन हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं जो फर्स्ट डे क्या हुआ। फर्स्ट डे हमारा जैसे कि OIR का टेस्ट हुआ। तो OIR के टेस्ट में क्या हुआ कि भाई 50-50 क्वेश्चंस आए 2 सेट्स में, तो वो अच्छे से कर लिए, क्योंकि इतने एसएसबी दे चुके हैं भाई, सेट्स के नंबर भी याद हो चुके थे कि ये तो टेस्ट नंबर 55 है या टेस्ट नंबर 45 है, DIPR नंबर होता है, ठीक है उधर। तो हमारा हो गया वो। उसके बाद आई भाई PPDT की इमेज। अब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत रहती है हमें वो ये रहती है भाई PPDT में क्या इमेज आएगी, कैसे भाई
कैसे परसीव करेंगे, कैसे सोचेंगे उसको, ठीक है। तो पीपीडीटी की इमेज में क्या था कि एक वुमन खड़ी थी, और वो जो वुमन थी वो एक गेट के साइड में खड़ी थी, एक वुडन गेट था। तो मैंने क्या स्टोरी बनाई कि वो जो औरत है वो सीख कर रही है किस चीज़ को, हेल्प चाहती है वो किसी चीज़ की, और उस लेडी को देख के लगा कि उसकी जो कंडीशन है ना, हेल्थ कंडीशन, वो भी ठीक नहीं है, और थोड़ा रूरल एरिया था, तो थोड़ा बैकग्राउंड रूरल वगैरह था। तो मैंने बना दिया कि एक कम्युनिटी हेल्थ अफसर जो है वो एक कैंप ऑर्गेनाइज करने वाला गांव में। तो उसमें फिर मैंने एक्शंस ऐड कर दिए कि उसने ग्राम प्रधान के साथ, आशा के साथ, आशा आंगनवाड़ी, इन लोगों के साथ, इवन मेरी मम्मी भी आशा हैं, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो मेरे को बहुत आइडिया मिल चुका था कि क्या क्या काम होते हैं इनके, कैसे कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं। तो वो सारी चीज़ जो मैंने देखी है ना अपने इधर, वो सब मैंने उधर बता दी कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ लोगों को उनके। देखो जैसे अभी जो स्कीम चल रही है, लाइक तुमको पता होगा एक 5 लाख तक फ्री इलाज होता है, ठीक है। उस स्कीम का मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, बिल्कुल मुझे अभी नाम ध्यान नहीं है उसका। तो आयुष्मान कार्ड, हाँ आयुष्मान कार्ड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने उधर इंक्लूड की। देखो आप जो भी चीज़ें देखते हो ना अपनी रियल लाइफ में, जो भी चल रहा है, आप उन चीज़ों को आप अपनी स्टोरी में भी लिखिए। लाइक मैंने आयुष्मान कार्ड के बारे में बताया, एक शिशु मातृ वंदना योजना होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को मिलती है। तो वो चीज़ मुझे पता थी, क्योंकि एज माई मदर इज़ इन हेल्थ डिपार्टमेंट, तो मेरे को पता था कि भाई हेल्थ डिपार्टमेंट में कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने उधर लिख दी। तो ओवरऑल एक इतनी अच्छी स्टोरी बन चुकी थी कि मैं उसमें 6 से 7 एक्शंस ऐड कर चुका था। कि एक कम्युनिटी हेल्थ अफसर है, उसने डिसाइड किया कि वो एक कैंप ऑर्गेनाइज कराएगा। उसने ग्राम प्रधान से कंसल्ट किया, आशा से कंसल्ट किया, आंगनवाड़ी से कंसल्ट किया, लोगों से मिला, ठीक है। जो रूरल पीपल थे ना, जो ओल्ड एज पीपल थे, उनको बताया कैसे कैसे गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ का यूज़ करो। उनकी रिपोर्ट्स बनाई कि आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो फ्री बेनिफिट कैसे मिलेगा। जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनके लिए पिल्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की, फ्री हेल्थ एड किट्स प्रोवाइड की, ठीक है। और जो उनके मतलब उनको और भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी बताई जिससे पॉपुलेशन रुक सके। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई एडेड। सो ओवरऑल माई स्टोरी वॉज गुड as my story has a lot of action. My story had a lot of actions as well, and one of the favorite thing of mine, मैं बोल सकता हूँ कि लाइक मैंने 7 SSB दी, तो 7 में से जो मैं 5 बार स्क्रीन इन हुआ हूँ, जो वन ऑफ द रीज़न हो सकता है कि मेरा नरेशन, मैं सच्ची बता रहा हूँ, अगर मेरे पास स्टोरी है एक अच्छी जिसमें मेरे को 3 से 4 एक्शंस भी आते हैं, तो मैं अपने नरेशन को इतना अच्छा मॉड्यूलेट कर सकता हूँ कि आई कैन से कि हाँ पूरे ग्रुप में शायद मुझसे अच्छा ना बोल पाए कोई। मतलब खुद को प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ, बट रियली जिस टाइप का मेरा नरेशन था, एज आई स्टार्टेड फ्रॉम द पिक्चर शोन टू अस आई परसीव 3 कैरेक्टर दिस एंड दिस, देन आई स्टार्टेड, सो माई नरेशन वॉज वेरी फ्लुएंट, ठीक है। और आई थिंक कि नरेशन इज़ वन ऑफ द की फैक्टर इन द स्क्रीनिंग पार्ट, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो अब हम 40 थे, 40 में से 26 स्क्रीन इन हो गए, और मेरा चेस नंबर था 22, ठीक है। तो अब देखो जो मेरे साथ के बंदे थे रिपीटर्स, मैंने उन सबको पूछना स्टार्ट किया, भाई कौन सा अटैम्प्ट है, क्या चल रहा है, कौन कौन सी एंट्रीज दे चुके हो। तो होते हैं बिल्कुल फॉर्मल डिस्कशंस होते हैं, इनफॉर्मल, ठीक है। तो मेरे को पता पड़ा किसी का 2nd है, किसी का 3rd है, किसी का 4th है। तो वो मुझसे पूछे भाई तेरा कौन सा है, एंड आई सेड 7। तो वो थोड़ा मतलब मैं अपने ग्रुप में सबसे ज़्यादा SSB दे रखा था, है ना, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे था SSBs का, इतनी सारी मैं SSBs देख चुका था। तो देन आफ्टर दैट हमारा साइक स्टार्ट हुआ। तो साइक स्टार्ट होने के बाद जो स्टोरीज़ वगैरह जैसे कि कैसे लिखना होता है, वो तो चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन हमारे जो साइक में स्टोरीज़ थी, जो पिक्चर्स थी, वो थोड़ी अजीब थी। लाइक मैंने अपने 5 कॉन्फ्रेंस में, जो 4 कॉन्फ्रेंसेस में मैंने पिक्चर्स का रिपीटिशन देखा है कि पिक्चर्स 2-3 हमेशा रिपीट हो जाती थी। लाइक मैंने फर्स्ट SSB में जो मैंने बेंगलोर दी थी, उधर की 3 स्टोरी रिपीट हुई थी मेरी 3rd SSB में, जो मेरी 3rd कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है। तो कई सारी पिक्चर्स रिपीट होती हैं, बट इलाहाबाद में ऐसा नहीं था, कोई पिक्चर ही रिपीट नहीं हुई भाई। तो ठीक है, ओवरऑल स्टोरीज लिख दी थी। और अभी देखो, अभी सुनना, एंड तक वीडियो देखना है, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। तुम देखोगे कि यार कितना, मतलब क्या ही बताऊँ, कुछ अलग ही हुआ था मेरे साथ। मतलब वन ऑफ द डिफरेंट एक्सपीरियंस आई कैन हैव, ठीक है।
तो अब मैंने वो अपना साइक परफॉर्म कर दिया, पूरी 12 स्टोरीज लिख दी। देन आफ्टर दैट 12 स्टोरीज़ के बाद अपना आता है SRTs, वो मैंने आई थिंक 45 किए थे, 45, और WAT मैंने किए थे 57 टू 58 थे, आई थिंक 57 थे, और SD मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। तो ओवरऑल साइक तो किसी को पता नहीं रहता कि भाई किसका कैसा साइक क्या है, बट हाँ मुझे साइक से थोड़ा इतना ये था कि ओवरऑल आई एम एट दी बॉर्डर लाइन, कि हाँ ठीक ठाक है साइक जो है, जो जैसा मैंने लिखा है मेरे अकॉर्डिंग वो ठीक है। अब भाई रात का वक्त हुआ, ठीक है, अब इंटरव्यू होना स्टार्ट होते हैं, सेकंड डे की इवनिंग से स्टार्ट होते हैं साइक टेस्ट के बाद ही। और जो मेरे ग्रुप के बंदे थे वो भाई सब डिस्कस कर रहे हैं, पता है क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कि भाई आर्मी की कमांड कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो एज अ रिपीटर आई वॉज लाफिंग कि यार यू डोंट नो इवन कमांड ऑफ आर्मी, यू डोंट नो इवन आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्मी। तो बट मेरे को लगा कि भाई मैं भी ऐसा ही था, जब सेकंड थर्ड अटेम्प्ट दे रहा था तो मैं भी तुम्हारी तरह था, मैं भी पूछ रहा था कि भाई कमांड क्या है, आर्म सर्विसेज क्या है, किसका क्या काम है, क्या इन्फेंट्री क्या वो, तो मतलब बहुत वही पुरानी वाली चीज़ फील आ गई कि हाँ भाई ये मैं वही था। तो अब वो ग्रुप में थोड़ा हो गया था, हाइप टाइप हो गई थी कि हाँ भाई आई हैव समथिंग डिफरेंट, मतलब कुछ है, नॉलेज बंदे में है, एक्सपीरियंस है। तो दे वर आस्किंग मी सम क्वेश्चंस, और मैं भी थोड़ा अपना कि ठीक है भाई जो इनको मैं हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को जियो पॉलिटिक्स पता था, करंट अफेयर्स पता था, तो मैं उनको बता रहा था, अपने जो मेरे जो ग्रुप के मेंबर्स थे मैं उनको बता रहा था कि ये हुआ है, ये हुआ है, अगर पूछें तो ये बता देना, या फिर अगर इसको और एलोबरेट करें तो ये बता देना। तो वो सारी चीज़ें मैं उनके साथ शेयर की। अब भाई हमारा आया GTO का डे, ठीक है। अब GTO का डे स्टार्ट होता है, तो मेरे को एक दो बंदे बोले कि भाई तू ग्रुप में डोमिनेट मत करियो, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा जियो पॉलिटिक्स को ऐसा करके गया था ना कि मेरे को पता था कि अगर जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक आया सो आई एम गोइंग टू बी मतलब एट द सुपीरियर। तो लेकिन हुआ क्या कि जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक ही नहीं आया, टॉपिक आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब हुआ क्या कि मेरे ग्रुप में जो 3-4 बंदे थे उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत नॉलेज थी। हम लोगों का 7-8 का ग्रुप था, और भाई हम 7-8 लोगों में से पता है जब GTO बोला हमको कि आपका फर्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ करके स्टार्ट था, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ करके, तो जैसे ही मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुना मैंने अपने ग्रुप के बंदों को ऐसे किया, मैं कहा भाई मत लेना यार प्लीज़। अब उन्होंने सेकंड टॉपिक भी बोला, सेकंड टॉपिक पे मैंने ऐसे कर दिया, मैं कहा भाई ये ले लो, बंदों ने सब ने मना कर दिया। हम 7-8 में से 5 से 6 बंदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, और मैं 1-2 बंदा दूसरे टॉपिक की तरफ। और GTO ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टॉपिक दे दिया कि भाई इसके ऊपर कुछ करो। बिलीव मी, कसम से भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिर्फ इतना पता था कि ये कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें कुछ ये है कि ये कुछ हेल्प वेल्प करती है, कुछ ऐसा होता है। मेरे को भाई कसम से मेरे को नहीं पता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है। बट 20 मिनट्स के डिस्कशन में जो पता है, अगर ये वीडियो मेरे वो बंदे भी देख रहे होंगे ना जो मेरे साथ के ग्रुप मेंबर्स थे, तो वो बता देंगे इस वीडियो में अभी कमेंट करके कि मैंने GD में क्या बोला था। भाई 20 में से कम नहीं तो 7-8 मिनट तो मैं नहीं बोला, हर दूसरा तीसरा पॉइंट मेरा था, हर तीसरा पॉइंट। तो उन्होंने मेरे को बोला भी था बाद में कि यार तूने थोड़ा कुछ ज़्यादा डोमिनेट किया यार GD में। मैं बोला, मैं कहा भाई टॉपिक ऐसा था जिस पर मुझे नहीं आता था, वरना जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक होता तो वहाँ पे कुछ अलग ही टर्म्स बताता मैं, तो वो शायद तो वो थोड़ा डिफरेंट होता। बट ओवरऑल फर्स्ट GD अच्छा हुआ, पर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेट किया फर्स्ट GD में। अब सेकंड GD आई, सेकंड GD में क्या है कि एक नॉर्मल टॉपिक दिया जाता है तुमको, तो सेकंड GD ठीक है, ठीक ठाक चली। अब सेकंड GD में मैंने और ज़्यादा डोमिनेट कर दिया, हर दूसरा तीसरा पॉइंट में कि कुछ ऐसा था कि जो बच्चे स्ट्रेस में जा रहे हैं, एस्पिरेंट्स स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो वो अपने माँ बाप की वजह से जा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस की वजह से जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो वहाँ पे ना मतलब लॉजिकल एबिलिटी काम करती है, तुम कितना सोच पा रहे हो। तो अगर कोई बंदा बोल रहा है सामने वाला कि हाँ पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशंस रहता है स्टूडेंट्स पे वो उन पे हावी हो जाता है, तो फिर वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो उसके काउंटर पॉइंट में जैसे मैंने बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, दे कैन टेक एज अ मोटिवेशन, और वो उनको कहीं ना कहीं इंस्टिगेट करता रहता है कि उनको और एफर्ट्स लगाने चाहिए, सो इट शुड नॉट बी एज अ स्ट्रेसफुल थिंग। तो इस तरीके से काउंटर करना, तो ये सारी चीज़ें चलती रही, ठीक है।
अब सेकंड जीटीओ में मुझे लगा कि यार यहाँ तो और ज़्यादा डोमिनेट हो गया। एज अ रिपीटर ठीक है, जीटीओ को भी पता है कि ये बंदा 7th अटेम्प्ट दे रहा है, तो मेरे को लगा कि हाँ भाई ठीक है यार, इतना चलेगा। दे आर सेकंड, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट है इनका, तेरा 7th अटेम्प्ट है, यू शुड बी डिफरेंट। अब आया पीजी वो जीपी में भाई मैं चुप रहा। मैं कहा भैया अब चुप रहते हैं, अगर अब ज़्यादा बोला तो कुछ ऐसा लगेगा कि ये बंदा बिल्कुल मतलब कुछ करने ही नहीं दे रहा ग्रुप को। तो जीपी में मैंने ठीक है 1-2 पॉइंट दिए थे, बाकी अपना इंडिविजुअल लिख दिया था जो भी सॉल्यूशंस होते हैं। अब उसके बाद आया पीजीटी, वो बल्ली और फट्टा लगाने होते हैं यार, मतलब मतलब एक रिपीटर से, सच्ची में मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जो बंदा 7, 8, 9, 10 बार एसएसबी दे चुका हो, उससे बोलना कि भैया पीजीटी में क्या करते हो तुम, वो बोलेगा कि भाई मैं बल्ली पकड़ता हूँ, रस्सी पकड़ता हूँ, स्ट्रक्चर पे खड़ा होता हूँ और ऐसे लगा देता हूँ। तो एक ऐसा आइडिया मिल जाता है हमको कि हमको ऐसे लगाना है, क्योंकि हम इतने सारे स्ट्रक्चर्स को देख चुके हैं भाई। मैंने 4 कॉन्फ्रेंस में पीजीटी देखी, एचजीटी देखी, कमांड टास्क देखे, और जितने भी एचजीटी देखी, एफजीटी देखी, इतने सारे कलर्ड स्ट्रक्चर्स देखे कि वो ना देखते ही पता पड़ जाते हैं कि इधर से वो बनेगा। तो इस तरीके से था। तो वहाँ पे हमारा जो पीजीटी था वो भी ईजी था, हम 1-2 जगह स्टक भी हुए, बट 1-2 आइडियाज़ भी दिए। देखो एक और चीज़ बता दूँ तुमको, जीटीओ गॉड है, मतलब गॉड मतलब कि भाई वो बंदा तुम्हें देख रहा है, पता है, बहुत अच्छे से देख रहा है। तो हुआ क्या कि हम थर्ड ऑब्स्टिकल्स पे फंसे हुए थे, तो वहाँ पे ना मैंने एक आइडिया बताया अपने ग्रुप को कि ऐसा करते हैं कि वहाँ से वो जो बल्ली थी, जो बड़ी सी वो होती है, फट्टा जो होता है, वो फट्टा आ नहीं पा रहा था पीछे से। तो मैंने क्या बोला कि हम इस तरीके से इसको बांधेंगे जिससे कि फट्टा भी आ जाएगा, रस्सी भी आ जाएगी। अब मैंने वो बांधना शुरू किया, बट हुआ क्या कि वो ढीला हो गया और वो गिर गया। तो जीटीओ को समझ में तो आ गया कि ये बंदा ये करना चाहता है, बट उसने बोल दिया ठीक है, इट्स ओके, यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब उन्होंने आगे भेज दिया, ठीक है। अभी सुनना, ये चीज़ उसने नोटिस की कि मैं कुछ बांधना चाह रहा था, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उस चीज़ को, जो मैं करना चाहता था वो एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन जीटीओ ने देख लिया कि मैं ऐसे बांधना चाहता हूँ, ठीक है। अब पीजीटी के बाद होता है भैया हमारा यही GOR हुआ, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, पूरा जोश दिखाया, ठीक है, अपने वॉर क्राई ले लिए, पूरा अच्छे से भागे, हम लोग जीते भी थे, हमारा ग्रुप जीता भी था, और मतलब बहुत अच्छा था हमारा, ठीक है। अब उसके बाद आता है हाफ ग्रुप टास्क, एचजीटी में डिवाइड कर देते हैं। तो एचजीटी में तो याद करना पड़ता है एचजीटी कौन से, मेरे को कपूरथला वाली एचजीटी याद आ रही है। एचजीटी में क्या था कि एचजीटी, हाँ वो वाला था, हाँ एचजीटी भी इजी था, वहाँ पे था मेरा पार्टिसिपेशन, वहाँ पे भी अच्छा किया था। यार देखो मेरे को ध्यान नहीं रहता कौन सी एचजीटी थी, ठीक है, 5 कॉन्फ्रेंसेस है, मेरे को पता नहीं पड़ता कौन सी एचजीटी याद आ जाती है कि कौन सा हाफ ग्रुप टास्क था। तो एचजीटी के बाद तुम्हारा हाँ लेक्चरेट आया। भाई देखो लेक्चरेट में, बिलीव मी, अब जो मैं बताने वाला हूँ, लेक्चरेट में क्या हुआ कि उन्होंने वहाँ पे एक टॉपिक था इंडियन हेरिटेज, ठीक है, इंडियन हेरिटेज करके टॉपिक था। तो मेरे को मतलब सच्ची में कुछ नहीं आता था, मेरे को एक इंडियन हेरिटेज साइट का भी नाम नहीं पता था, कैन यू बिलीव मी भाई एक इंडियन हेरिटेज साइट का नाम नहीं पता था मुझे, बट मैं पूरा 3 मिनट इंडियन हेरिटेज पे बोला हूँ। कैसे बोला हूँ सुनो, मैंने इकोनॉमी, ट्रेड, टूरिज़्म, कल्चरल, सोशल एंड एंशियंट टाइज विद नेपाल, भूटान, चाइना, ठीक है, और हमारी साइट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ये कैसे हमको एज अ सुपर पावर या बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कैसे दिलाएगी। तो वो मैंने जोड़ के कि हमारे कल्चरल टाइज हैं, तो यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं। फिर मैंने पता एक और बताई कि एक अभी मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारे फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे, तो उनको वाराणसी में कई सारी चीज़ें दिखाई गई, अपनी साइट्स दिखाई गई, तो ये चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस करी, तो वहाँ के लोग भी फिर और आते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरा ना एज अ फ्रेम कर दिया 3 मिनट में, और उस 3 मिनट में मैंने एक सिंगल इंडियन हेरिटेज साइट का नाम नहीं बोला। तो ये था हमारा लेक्चरेट। मतलब मैं सही बताऊँ तो लेक्चरेट में भाई सीना ये, पीछे हाथ, और बस बोलते जाओ,
इतना फ्लुएंट बोलो बिल्कुल कि मतलब बोलते जाओ, शुड बी लॉजिकल, जो भी पॉइंट बोल रहे हो वो लॉजिकल हो, लेकिन इट शुड बी इन योर फ्लुएंट, ठीक है, फ्लुएंट हो वो कि हाँ तुम में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। कॉन्फिडेंस भाई इज़ द मेन फैक्टर। तुमको जीटीओ को तुम में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि यार बंदे पे अगर कुछ आ भी नहीं रहा ना, इसने एक इंडियन हेरिटेज साइट का नाम नहीं बोला, लेकिन इसने पता नहीं कहाँ कहाँ चीज़ लिंक करके पूरा 3 मिनट बोल दिया, और सिर ऊपर ये ऐसे, ठीक है, स्माइल के साथ भाई बोलते जाओ, यू आर गाइडिंग समवन। तो ये सारी चीज़ें तुम में भी आ जाएंगी। एज अ फ्रेशर, जब मैं फ्रेशर था तो भाई मतलब बिल्कुल क्या ही बताऊँ, क्या बोलूँ मैं खुद को। तो ये टाइम के साथ इम्प्रूव होता है, ठीक है। तो लेक्चरेट के बाद फिर हमारा FGT हुआ, और वो सारे जो FGT के बाद मतलब वो जितने भी टास्क थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब आता है मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट अपने इंटरव्यू का। तो मेरा जो था इंटरव्यू, मेरा सबसे लास्ट इंटरव्यू था, मतलब 4th डे सबसे लास्ट कैंडिडेट मैं ही था कि हाँ भाई ये इसका 7th अटेम्प्ट है, इसको सबसे लास्ट में पकड़ते हैं, ठीक है। सबका ले लेते हैं 25 बंदों का, 26 जो 26th बंदा था वो इसका हुआ, ठीक है। अब भाई जो नॉर्मली इंटरव्यूज चलते हैं वो 30 मिनट 40 मिनट्स चलते हैं। मेरा जो इंटरव्यू चला था वो चला था 95 मिनट्स, मोर देन 1.5 आवर। अब तुम बोलोगे कि यार 1.5 घंटे में ऐसा पूछा क्या तुमसे, मैं बताता हूँ स्टार्ट कैसे हुआ और हुआ क्या। मैं जैसे ही पहुँचा इंटरव्यू, जैसे ही मैं एंटर हुआ रूम में, सबसे पहला क्वेश्चन, जेंटलमैन व्हाई डिडंट यू गेट रिकमेंड इन योर फर्स्ट 6 अटेम्प्ट, पहले 6 अटेम्प्ट में क्यों नहीं हो पाए। वो सारी चीज़ें चलती रही। मैं बोला सर ये दिक्कत रही, सही से बोल नहीं पाता था, पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं था, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत वीक थी, नॉलेज भी नहीं थी, अपने एरियाज़ पे कमांड भी नहीं थी, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर होके गया था कि मुझे जो जो उनसे आस्क कराना था उन्होंने वही पूछा। देखो एक रिपीटर को ना पता होता है कि अगर मैं इस चीज़ को बोलूँगा तो क्या क्या पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। मैं बताता हूँ एक एग्जांपल देके। तो हाँ, मैं बोला जैसे मैं हॉबीज़ पे बात करता हूँ, मेरी हॉबीज़ है मेकिंग वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। तो उन्होंने बोला बेटा कौन सी वीडियोज़ बनाते हो। मैं कहा सर देखो इंडियन आर्मी ऑपरेशंस बनाए हैं मैंने, बाइलेटरल रिलेशंस बनाए हैं, पूरा वर्ल्ड अफेयर कवर किया, मतलब होल जियो पॉलिटिक्स। तो बोलते हैं होल जियो पॉलिटिक्स। मैंने कहा हाँ सर पूरा। तो पहले तो कंट्रीज़ पे आए, कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ हैं, कौन कौन सी लोकेशंस कहाँ हैं, पूरा वर्ल्ड कवर कर लिया। उसके बाद अच्छा सो यू मेड वीडियोज़ ऑन इंडियन आर्मी ऑपरेशंस। मैं कहा हाँ सर। कि ऑपरेशन पोलो क्या था। अब देखो स्टार्ट होता है कि मेरा अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि डिस्कशन चल क्या रहा है। अब मैं तुमको 10 मिनट बताऊंगा कि मेरे इंटरव्यू में क्या चला था, और ये बहुत ही चीज़ यूनिक थी एज़ कम्पेयर टू द फ्रेशर। अगर मैं एक फ्रेशर को देखूँ, अपने आप को देखूँ, तो ये चीज़ बहुत डिफरेंट थी जो इंटरव्यू ने पूछी, ठीक है। तो इंटरव्यू में चल क्या रहा था मैं बताता हूँ। तो इंटरव्यू में चल रहा था कि भाई ऑपरेशन पोलो क्या है। मैं बोला सर ऑपरेशन पोलो है अनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद। ऐसे चल रहा था जैसे मैं बता रहा हूँ। कब हुआ था। मैं कहा सर 1948। अच्छा टेल मी समथिंग अबाउट ऑपरेशन पोलो। मैं कहा सर ऑपरेशन पोलो में हुआ था कि अपने जो आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्या हुआ कि ऐसे ऐसे अपने जो पाकिस्तान था, इंडिया था, ऐसे ऐसे फॉर्म हुए। इसके बाद जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, बीच में बोलते हैं कितने प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है अभी समझना। मैं बोला सर 552 प्रिंसली स्टेट्स थे। मैं कहा ठीक है ओके आगे। मैं कहा सर जो अपने यूनियन मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने ना हर प्रिंसली स्टेट्स को 549 प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ वो कर लिया था। तो बोलते हैं 549 तीन कौन कौन से थे जो नहीं हुए थे। मैं कहा सर एक तो जम्मू कश्मीर, एक हैदराबाद और एक गोवा। गोवा किस चीज़ के लिए था जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अनेक्सेशन ऑफ सॉरी अनेक्सेशन ऑफ हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 3 बताए थे, ठीक है। गोवा नहीं, गोवा तो ऑपरेशन विजय है 1961 वाला, ठीक है, वो अलग है। तो 3 मैंने बता दिए ये थे कि ठीक है। अब आगे बताओ क्या हुआ था। मैं कहा सर वहाँ का जो लीडर था, तो बोलते हैं बीच में ही लीडर क्या था,
मैं कहा सर ओस्मान अली खान था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। मतलब क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन चल रहे थे, ये तो अभी मैं बता रहा हूँ तुमको क्या था। मैं बोला सर निज़ाम ऑफ हैदराबाद था कि ठीक है। ओस्मान अली खान नाम था उनका कि ठीक है। क्या क्या था? मैं कहा सर उनके पास खुद की स्टैंडिंग आर्मी थी, वेल्थी लोग थे, और वहाँ पे ना 80% मुस्लिम, 80% हिंदू थे और 20% मुस्लिम्स थे। तो वहाँ पे जो लीडर था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था और कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान के कांटेक्ट में भी था हिडन तरीके से। तो बोलते हैं अच्छा फिर इंडिया ने क्या किया? मैं कहा सर कि इसी वजह से इंडिया ने उन पे अटैक किया, जो अपने मेजर जनरल थे गोरखा राइफल्स रेजिमेंट के, उन्होंने अटैक किया, लॉन्च किया एक ऑपरेशन पोलो, और जिसमें उनको मतलब डिफीट कर दिया गया और हैदराबाद को अनेक्स कर लिया गया कि अच्छा ठीक है। नाइस। अब बोलते हैं अच्छा तुमने जम्मू कश्मीर तो रीज़न सुना होगा, पीओ के रीज़न। मैं कहा हाँ सर पीओ के रीज़न। तो ये पीओके में भी तो कुछ ऐसा ही है, 80-20, मतलब बता रहे हैं ऐसे 18-20। अब जिस बंदे को नॉलेज होगी वो समझ जाएगा 80-20 से क्या कहने का मतलब है। मैं बोला हाँ सर कि वहाँ 20% हिंदू पॉपुलेशन, 20% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और 80% हिंदू पॉपुलेशन थी। इस तरीके से मतलब वो चल रहा था। तो बोलते हैं अच्छा पीओके का बताओ क्या सीन था। मैं कहा सर पीओके तो ऐसा था कि जब जम्मू कश्मीर हुआ, जब जम्मू कश्मीर था प्रिंसली स्टेट, तो जो वहाँ का किंग था, तो बोलते हैं किंग का नाम बताओ। मैं बोला सर राजा हरी सिंह। तो क्या क्या था? मैं कहा सर वो भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, लेकिन हमारा फिर जब वहाँ के फोर्सेस ने, पाकिस्तान की फोर्सेस ने अटैक कर दिया, तो बीच में ही बोलते हैं कि कौन सी फोर्सेस थी। मैं कहा सर आज़ाद कश्मीर फोर्सेस और गुरिल्ला ट्राइबल्स। ठीक है। तो बोलते हैं कि अच्छा आर यू श्योर? मैं कहा हाँ सर ठीक है यही है। तो बोलते हैं अच्छा आगे। तो उन्होंने अटैक कर दिया, तो फिर वहाँ के जो किंग थे दे वांट हेल्प फ्रॉम इंडिया। तो फिर इंडिया ने अपनी आर्मी को वहाँ पे भेजा, लेकिन जब तक आर्मी उनको पीछे ढकेल पाती, जब तक वो एक एरिया ऑक्यूपाइड कर चुके थे, तो उसी एरिया को पीओके बोल दिया गया था। तो बोलते हैं कि अच्छा इमेजिन नाउ यू आर नॉट एन इंडियन, आप एक ह्यूमन हो, ठीक है। तो देखो उन्होंने ना पहले ना मतलब नॉलेज चेक कर ली कि मैं किस डीप तक मुझे अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक की। तो अब वो बोलते हैं, अब वो मेरे पर्सनल ओपिनियन जानना चाह रहे हैं किसी भी टॉपिक पे। तो उन्होंने क्या बोला, वो बोले कि अच्छा नाउ यू आर नॉट एन इंडियन, यू आर अ ह्यूमन। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया ने मतलब पाकिस्तान ने अगर पीओके कब्जा लिया तो वो ठीक है, इंडिया क्यों इंटरफियर कर रहा है पीओके में? ठीक है उन्होंने कब्जा लिया, ठीक है, अब इंडिया को क्या प्रॉब्लम है? जैसे जब हमने हैदराबाद को अनेक्स किया था ऑपरेशन पोलो ऑफ 1948, जब पाकिस्तान ने कोई इंटरफियर नहीं किया, तो फिर इंडिया क्यों इंटरफियर कर रही है पीओके रीजन में? तो ये चीज़ मतलब ठीक है, उन्होंने बोला एज अ वुमेन भाई सोचो कि जब दूसरी कंट्री इंटरफेयर नहीं कर रही है तो तुम क्यों कर रहे हो? तो ये तो इंडिया की गलत बात है। ऐसे तो फिर इंडिया को सोचना चाहिए कि वो गलत कर रही है। तो मैं ना थोड़ा 5-10 सेकंड के लिए मैंने ब्रेक लिया। मैं सोचा कि यार कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा अगर इंडिया ने अटैक किया। तो पता है जो मेरे को थोड़ी सी नॉलेज पता थी मैंने उसी को बोल दिया और वही आंसर था। मैंने क्या बोला कि सर जो 1948 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड हुआ, तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइंड हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि पूरी टेरिटरी जम्मू कश्मीर की इंडिया के अंडर है। तो अगर अब कोई दूसरी कंट्री उस पर अटैक करेगी तो इंडिया को उसको प्रोटेक्ट करना होगा। तो अगर किसी ने उस पर अटैक किया, किसी ने कैप्चर कर लिया, तो इंडिया उसको हटा के उस एरिया को खुद के अंदर लाएगी, क्योंकि वो पूरा जो एरिया है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंडर साइंड हो चुका है। तो बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, कौन सी ईयर में था? मैं कसम 1948 में था। तो बोलते हैं अच्छा ये था, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के अंडर तो ये था, तो हो सकता है इंडिया को फिर इसी रीज़न से इंडिया सही कर रही है। लेकिन हैदराबाद में ऐसा कुछ नहीं था। हैदराबाद में जो वहाँ का ओस्मान अली खान था उसने कोई भी इंडिया के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की तरह पाकिस्तान के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया था। तो बोलते हैं अच्छा दिस इज़ द रीज़न। मैं कहा सर इट मे बी द रीज़न बट आई एम नॉट श्योर 100%। तो स्माइल कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो अब बोलते हैं कि ठीक है। तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था, ठीक है, मेरे पर्सनल ओपिनियन मांगे जा रहे थे। अब देखो और क्या क्या चल रहा था डीप में, और मैं बताता हूँ।
लाइक जो और क्वेश्चंस चल रहे थे, उन्होंने बोला अच्छा ऑपरेशन ब्लू बर्ड बता, ऑपरेशन ब्लू बर्ड क्या है, तूने ब्लू स्टार तो सुना होगा। मैं कहा सर यस सर, ब्लू स्टार दैट इज़ खालिस्तानी विंडर वाले और देन ऑल दोस थिंग्स। बोलता नो आई एम नॉट आस्किंग ऑपरेशन ब्लू स्टार, आई एम आस्किंग ब्लू बर्ड। बोला सर ब्लू बर्ड, अच्छा। मैं कहा सर ब्लू बर्ड वाज कैरिड आउट बाई इंडियन आर्मी इन दी मणिपुर। तो बोलते हैं कौन से गाँव में, गाँव का नाम पूछे स्पेसिफिक कि देर इज़ अ प्लेस इन मणिपुर ना। मैं कहा हाँ सर ओइनाम विलेज था मणिपुर में कि अच्छा ओके। सो व्हाट हैपेंड एंड इन विच ईयर इट टुक। मैं बोला कि सर दिस ईयर एंड NSCN अटैक्ड ऑन असम राइफल्स। तो बोलते हैं क्यों किया NSCN ने अटैक, और उससे भी पहले ये पूछा NSCN है क्या। मैं बोला सर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। कि अच्छा ये है क्या, क्या करती है। मैंने बताया सर ऐसे ऐसे। कि अच्छा आगे बता। उनका सर असम राइफल्स पे अटैक किया। तो बोलते हैं रीज़न क्या था अटैक करने का। मतलब मैं बता सकता हूँ भाई तुमको, एक एक क्वेश्चन जहाँ से बन सकता था वो सब बना, और इसी वजह से 1.5 घंटे से ऊपर इंटरव्यू खिंचा था। वो ना वो जो हमारा जो प्रेसिडेंट था, जो डिप्टी प्रेसिडेंट जिसने मेरा इंटरव्यू लिया, कर्नल रैंक के थे, नहीं मेरा प्रेसिडेंट ने लिया था जो ब्रिगेडियर थे, ठीक है। तो वो ना मतलब पूरा डीप जा रहे थे कि मेरे को कितनी नॉलेज है अपने एरिया में। उनको सेटिस्फेक्शन था, कैसे था मैं बताऊंगा, जितना मैंने उनको बताया ना उनको सेटिस्फेक्शन था, बताऊंगा मैं कैसे था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो ये NSCN क्या है। मैं कहा सर ये है कि अच्छा तो असम राइफल्स पे अटैक हुआ, क्यों करना चाहते थे, रीज़न बताया मैंने। फिर बोलते हैं अच्छा ये NSCN की तरह और भी तो ग्रुप्स हैं। मैं कहा हाँ सर और भी ग्रुप्स हैं, मैंने ग्रुप्स के नाम बताए। कि अच्छा ये लोग क्या करते हैं। मैं कहा सर ऐसे ऐसे ये इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं अपने नेशन को, और इनकी कुछ डिमांड भी हैं सरकार से। तो उन सब के ऊपर बात चली। मुझे अपने घर जाना है। अब देखो जो मेरे को लग रहा था वही हुआ। तुम अगर फ्रेशर हो तो सोचो यार, मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अगर अब यहाँ NSCN नागालैंड मणिपुर या ये सब की बात हुई है, तो अब तुम सोचो ये जो चीज़ है अब ये कहाँ तक जा सकती है। यू हैव एनी आइडिया। मुझे पता था। अब मेरे को बता दें कि अगर NSCN की बात आई या मणिपुर की बात आई तो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जाएंगे, और यही हुआ। बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तो सुने ही होंगे सारे, 7 सिस्टर्स बोले जाते हैं, कुछ वो भी तो है 7 सिस्टर्स। मैंने कहा हाँ सर 7 सिस्टर्स के नाम बता और उनके कैपिटल्स बता। अब मैं 7 सिस्टर्स के नाम बताए, कैपिटल्स बताए, बट मैं इतना प्रिपेयर्ड था कि मैं वहाँ के गवर्नर और CM तक याद करके गया था। तो मेरे को पता था अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आया तो मुझे उनकी पहले से हिस्ट्री पता थी सारे स्टेट्स की, कैसे कैसे बने हैं, क्या क्या चल रहा है इनमें अभी, कौन कौन से मतलब किस देश के किस राज्य के कौन CM है। तो मैं बहुत अच्छे से पूरे इंडिया को मतलब 1 महीने पहले मैं पूरा अच्छे से कवर करके गया था अपने फील्ड को, पूरे जियो पॉलिटिक्स को। तो बोलते हैं कि अच्छा ये सब हो गया। उसके बाद बोलते हैं एक सिलगुड़ी कॉरिडोर भी तो है। मैं कहा हाँ सर सिलगुड़ी कॉरिडोर है, कि उसके बारे में बताओ। मैं कहा सर 21 किलोमीटर वाइड स्मॉल रूट दैट कनेक्ट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू इंडिया। तो बोलते हैं अच्छा इस पर कुछ थ्रेट वगैरह भी तो। मैं कहा हाँ सर चाइना इसको तोड़ना चाहता है। क्यों तोड़ना चाहता है। मैं कहा सर ऐसे ऐसे रीजंस हैं कि अच्छा। तो फिर बोलते हैं अच्छा अभी हम मणिपुर की बात कर रहे थे, मणिपुर में कुछ चल भी तो रहा है अभी। मैं कहा हाँ सर ये कॉन्फ्लिक्ट चल रही हैं, किस किस ट्राइब के बीच में चल रही हैं, ये सारे क्वेश्चंस हुए मुझसे। उनके क्या डिमांड है, चल क्यों रहा है, तो वो सारे क्वेश्चंस हुए। फिर बोलते हैं अच्छा तो चाइना सिलगुड़ी कॉरिडोर पे क्वेश्चंस हुए। फिर चाइना के बाद फिर आ गया कि अच्छा और क्या क्या इंडिया का चाइना CPEC में क्यों कर रहा है, CPEC से क्या दिक्कत है इंडिया को। तो मैं बताया सर CPEC जो है वो POK में पड़ता है और डिस्प्यूटेड रीजन में ऐसे ऐसे, मतलब बहुत कुछ बताया 5-10 मिनट में पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो तुम देखो कहाँ से बात स्टार्ट हुई थी, ऑपरेशन ब्लू बर्ड से, और कहाँ तक CPEC, चाइना के CPEC तक, या फिर सेंट्रल एशिया भी गए थे। पता है मैं और जो मेरा इंटरव्यूअर था वो सेंट्रल एशिया भी गए थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भाई सारे देश घूम के आए थे हम लोग। उनके ऊपर भी क्वेश्चंस थे मेरे से, तो पूरा वर्ल्ड कवर हुआ। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी तुम्हारा हॉबीज़ या इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर अच्छी कमांड रखना, ठीक है। तो ये सब मेरे इंटरव्यू में चला, तो इसी वजह से टाइम भी लग गया। उन्होंने मेरे रनिंग के ऊपर क्वेश्चंस पूछे, कितना दौड़ते हो, कितने मिनट में दौड़ते हो, वो सब कुछ कैलकुलेट कराया। मेरे एजुकेशन पे क्वेश्चंस पूछे, ठीक है।
मेरे उस पर क्वेश्चंस पूछे। और देखो मैं जो इस बार आंसर्स दे के आया वो कैसे दे के आया, लाइक मुझसे पूछा कि तू घर पे किन किन चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है, किन किन चीज़ों में अपना मतलब अपना हाथ बटाता है। तो मैं बोला कि सर हमारे घर पे कभी कभी कीर्तन टाइप भी होता है कभी कभी संडे को, तो मैं वो ढोलक टाइप भी बजा लेता हूँ। और कभी जन्माष्टमी वगैरह होती है तो फूल वगैरह तोड़ के लाता हूँ, पत्तियाँ वगैरह तोड़ के लाता हूँ और अपनी सिस्टर के साथ माला बनवाता हूँ। तो ये छोटे छोटे काम करता हूँ। तो डोंट यू थिंक इट सीम्स लॉजिकल कि हाँ ये छोटे छोटे काम तुम करते हो तो वही बता रहे हो। घर पे अगर कुछ और काम करता हूँ वो भी बताया कि कभी कभी जैसे गाय वगैरह रहती है तो उसके सामने मैं पानी वगैरह रखता हूँ, उसको चारा भी डाल देता हूँ। तो ये चीज़ तो मतलब ये चीज़ मैं बता के आया हूँ भाई इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर। तो ठीक है, खेत में कैसे कैसे काम कराते हो वो सब बताया मैंने, कटिंग के टाइम पे या फिर क्रॉप्स वगैरह में कैसे हेल्प कराता हूँ अपने पापा की, तो वो सारी चीज़ बताई। तो ये सब इंटरव्यू में चला था, इस वजह से ये लंबा खिंचा था। अब आता है भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। मैं 1.5 घंटे इंटरव्यूअर को दे के आया। अपना इंटरव्यू, ठीक है, 1.5 घंटे उसने लिया। अब मैं जैसे ही निकला, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। मैं जैसे ही निकला रूम से बाहर, 10 मीटर चला हूँगा, सामने से मेरे ग्रुप के 2 बंदे आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि चलो भाई हमको कॉल अप ऑफिस में बुलाया है, चेस्ट नंबर 20, 21 और 22, 3 लोगों को हमको कॉल अप ऑफिस में बुलाया। मैं चेस्ट नंबर 22 था। अब हम सोचे भाई क्यों बुलाया कॉल अप ऑफिस में, जाते हैं। अब हम गए कॉल अप ऑफिस में। तो मैं 1.5 घंटे का, भाई मुझे भूख लग रही थी बहुत तगड़ी वाली, ठीक है, बहुत तेज़ भूख लग रही थी मुझे, 1.5 घंटे से पूरा पक चुका था मैं। अब वहाँ बुलाया तो बोलते हैं, वहाँ पे आके एक इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो बोलते हैं कि आप तीनों में से ना किसी एक का एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, टेस्ट नहीं एज अ ट्रायल है। तो वो ये देखना चाह रहे हैं कि तुमने जो कुछ वहाँ पे लिखा है वो तुमको कितना याद है और इस चीज़ का आपके ऊपर कोई भी इम्पेक्ट नहीं है, मतलब आपके एसएसबी के ऊपर कोई भी इम्पेक्ट नहीं है। ये चीज़ बोल के वो चले गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हमारा जो साइकोलॉजिस्ट था, जो साइक वाले दिन आया था, वो बंदा आया हमारे रूम में, हम तीनों खड़े हुए और हम तीनों में से बोला कि तुम तीनों में से उस टेस्ट को कौन देना चाहता है। एक छोटा सा टेस्ट है 5-10 मिनट का, तो वो अपना तुम डिसाइड कर लो कौन देगा, उसके बाद फिर आप चले जाना। तो मैं फॉर्मल ड्रेस में था तो मैं बोल दिया कि सर आई विल बी रेडी। तो साथ में हम तीनों ने बोला कि हाँ सर मैं रेडी हूँ, लेकिन उसने मेरे को चूज़ किया कि ओके ठीक है, सो चेस्ट नंबर दिस या फिर चलो ठीक है आपका ले लेते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। जब वो जा रहा था तो उसके हाथ में मैंने अपना साइक का डोजियर देख लिया। मैं कहा यार एक बंदा साइकोलॉजिस्ट हाथ में डोजियर लेके क्यों घूमेगा? तुम खुद सोचो, तुम्हारा साइक का डोजियर उसके हाथ में लग रहा है, कैन यू इमेजिन? क्यों भाई वो इतना सीक्रेटिव रखेगा, डोजियर को कभी बाहर नहीं लाएगा। इवन साइकोलॉजिस्ट तुमसे कभी मिलेगा नहीं, साइकोलॉजिस्ट तुमसे कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ तुमसे जीटी और इंटरव्यूअर मिलेगा। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ तुम्हारे 16 पेजेस से मिलता है जो तुम लिखते हो। तो मैं बोला, मैं कहा यार ये इसके हाथ में मेरा डोजियर कैसे, मतलब क्या चक्कर है, क्या टेस्ट वेस्ट क्या कर रहे हो ये लोग? बट मैं थोड़ा चिल था, मैं कहा यार मेरा टेस्ट वेस्ट तो सब हो ही गया, क्या ही है, कुछ पार्ट वार्ट थोड़ी है इसका, ठीक है भूख भूख लग रही है, 5-10 मिनट का काम है, फिर चलता हूँ कैंटीन वैंटीन जाऊँगा, कुछ खाऊँगा। तो अब भाई 10 मिनट का वेट हुआ तो मेरे को एक बंदा लेने आया, ठीक है। तो मैं जैसे ही बंदे ने रूम को ओपन किया और बड़ी तमीज़ से रूम को ओपन किया, मैं एंटर हुआ और मैंने देखा सामने हमारा साइकोलॉजिस्ट और सीनियर साइकोलॉजिस्ट साइड। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। साइड में सीनियर साइकोलॉजिस्ट तो मिला ही नहीं था हमसे। साइक वाले दिन मैंने साइकोलॉजिस्ट को देख लिया, सीनियर साइकोलॉजिस्ट मुझे उस दिन दिखा रूम में। वो दोनों बंदे चेयर पे बैठे हुए हैं, बट मुझे शुरू में नहीं पता था कि ये बंदा साइकोलॉजिस्ट या मतलब वो बंदा सीनियर साइकोलॉजिस्ट है। मुझे लगा वैसे ही कुछ टेस्ट ले रहे होंगे ये लोग, क्या है। अब मैं बड़ी फॉर्मली टाइप से चेयर पे बैठ गया, मतलब बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है कि हाँ सर बिल्कुल चिल हूँ, जो कुछ भी क्वेश्चन था अपना जल्दी जल्दी ख़त्म करो और फिर मैं जाता हूँ।
तो बोलते हैं अच्छा अभी अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैं कहा हाँ सर अभी अभी इंटरव्यू दे के आया हूँ और ऐसे ऐसे कि ठीक है, तो सब कुछ अकोमोडेशन बढ़िया। मैं कहा हाँ सर सब बढ़िया। तो बोलते हैं अच्छा कोई ऐसी 2 चीज़ बताओ जो तुम्हें लगती हैं कि तुम पहले आ चुके हो ना इधर 14 SSB, अब यहाँ पे तुम्हें चेंज लगी। मैं कहा हाँ सर, एक तो अकोमोडेशन अच्छा है और दूसरी चीज़ जो मैंने ग्रुप में जो मैंने ऑब्स्टिकल्स परफॉर्म किए ना GTO में, वो शाइन कर रहे थे क्योंकि उन पर पेंट कर दिया था। पिछली बार शाइन नहीं थे, वो पेंटेड नहीं थे। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ तो थोड़ा हंसने लग गया, सैर्केस्टिक सेंस हो गया कि अच्छा इस बार पेंट कर दिया। मैं कहा हाँ सर। तो बोलते हैं अच्छा चलो तो स्टार्ट करते हैं, छोटा सा टेस्ट है और आपका इस टेस्ट से SSB पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, जस्ट हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे और फिर आपको हम भेज देंगे। मैं कहा ठीक है। तो मैं भी पूरा इनफॉर्मल, मतलब कोई दिक्कत नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ, ऐसे बिल्कुल रिलैक्स हो गए। ठीक है। अब वो बोलते हैं कि अच्छा तुमको याद है तुमने क्या क्या लिखा है अपने साइक में? मैंने कहा हाँ सर मुझे याद है। कि अच्छा एक स्टोरी आई थी जिसमें एक बंदा था जो एक मशीनरी टाइप पे था, मशीन्स टाइप थी और 2 बंदे खड़े थे, उस पर क्या तुमने क्या बनाया? मैं कहा सर मैंने उसको कंपनी ओनर बनाया। तो वो जो कंपनी ओनर है वो अपनी कंपनी के जो मशीनरी वगैरह उसको चेक कर रहा है। तो बोलते हैं ये तू कंपनी ओनर, तूने इसमें कंपनी ओनर लिखा है, तूने कम्युनिटी हेल्थ अफसर लिखा है, तूने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर लिखा है और एक माउंटेन टाइप आया था तो मैंने जियोलॉजिस्ट बनाया था क्योंकि जियोलॉजिस्ट के काम पता थे मेरे को। तो मैं अपने आप को ऐसे इम्प्रूव करके गया था कि अगर मैं किसी को कुछ भी प्रोफेशन दे रहा हूँ तो मुझे उसके काम पता होने चाहिए कि वो बंदा क्या क्या कर सकता है। तो उम्र से ये चीज़ बोली कि बेटा तू एक 12th पास बंदा, तू एक NDA का बंदा, तू इतने सारे प्रोफेशंस को कैसे लिख सकता है? तुझे ये सब पता कैसे है? ठीक है आई नो कि तेरा 7th अटैम्प्ट है, तेरे को बहुत एक्सपीरियंस है, तू 5 कॉन्फ्रेंसेस दे चुका, 4 कॉन्फ्रेंसेस देख चुका, तो लेकिन ये तेरे दिमाग में चीज़ें आती कैसे हैं? मैं बोला मैं कहा सर मैंने ये प्रैक्टिस करके रखा है, लाइक कि अगर मैं किसी बंदे को कुछ प्रोफेशन दूंगा तो मुझे उसका काम पता होना चाहिए कि हाँ अगर एक माउंटेन है, माउंटेन के नीचे 2 बंदे हैं और वो कुछ कर रहे हैं, तो अगर मैं उस बंदे को माउंटेनियर बना रहा हूँ तो मुझे उसका पता होना चाहिए क्या क्या करेगा। अगर मैं उस बंदे को जियोलॉजिस्ट बना रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वो कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा, कैसे अपनी रिपोर्ट्स बनाएगा, कौन कौन से टेस्ट करेगा जिससे कि मिनरल कंपोजिशन या रॉक की एज, भाई जियोलॉजिस्ट है, रॉक की एज मालूम करेगा, रॉक का कंपोजिशन मालूम करेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मालूम करेगा, उसके जो वाटर और एयर का सैंपल लेके उसको मॉडिफाई करेगा, अपनी जो रिपोर्ट बनाएगा उसके ऊपर भी रिकमेंडेशन देगा और अपने जो कार्बन फॉसिल्स हैं या जो कुछ भी है उसके ऊपर भी रिपोर्ट बनाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे पता थी कि हाँ ये बंदा ये करता, तो ये चीज़ें मैंने लिखी। तो बोलते हैं तू ये चीज़ लिख कैसे सकता है, तू तो जानता नहीं ना बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, तुझे क्या पता क्या क्या करेगा? मैं कहा सर ऑब्वियसली अगर एक एजुकेशन अफसर है तो वो नए डिजिटल बोर्ड्स लेके आएगा, बेंचेस और बच्चों से मिलेगा, उनको खेलने के लिए वो करेगा, तो वो सारी चीज़ें। तो बोलते हैं अच्छा तो चल एक चीज़ बता, तू इमेजिन कर कि एक लड़का है, अब देखो TAT एक मेरा वहाँ हुआ, अब वो लोग मुझसे पिक्चर इमेजिन करवा के स्टोरी बनवाएंगे। 1.5 घंटा मैं वहाँ दे के आया और 1 घंटा अब ये लोग लेंगे, एक साइकोलॉजिस्ट और एक सीनियर साइकोलॉजिस्ट। मैं पागल हूँ। तो बोलते हैं कि अच्छा एक बंदा है जो एक खिड़की के पास खड़ा है, खिड़की के पीछे 2-3 बंदे और दिख रहे हैं, एक साथ में सूटकेस रखा हुआ है मेज पे। स्टोरी बना, यू हैव 1 मिनट, 1 मिनट में स्टोरी बना के इसको नैरेट कर दे। तो मैं 10 सेकंड बाद ही शुरू हो गया। तो मैं बोला मैं कहा सर सूटकेस है, बंदा है, पीछे खिड़की में 2-3 बंदे, ठीक है। तो मैं बोला कि ये जो है ना वो अपना प्राइवेट कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा है, वो एक्चुअली में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, लेकिन अपनी डेली फीडिंग्स के लिए या डेली अपने एक्सपेंसेस को चलाने के लिए वो प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। तो वो ऐसे ऐसे प्रिपेयर करता है, यूट्यूब से वीडियोस देखता है, वीडियोस रिकॉर्ड करता है जिससे कि अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को पता कर सके, ठीक है। जो अपना और जो उसके जो दोस्त होते हैं उनसे हेल्प लेता है, ठीक है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देता है, अपनी अपीयरेंस पे ध्यान देता है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से वो अपना इंटरव्यू देके जाता है, उसमें सेलेक्ट हो जाता है, उसके बाद वो और प्रिपेयर करता है उस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो वो करना चाहता था। तो बोलते हैं अच्छा मैंने तुझको बोला कि पीछे खिड़की है, खिड़की में 2-3 लोग दिख रहे हैं, उनका क्या, तूने वो नेगलेक्ट कर दिया? मैं कहा सर दैट इज़ अ विंडो,
तो हो सकता है पीछे वाला बंदा जो है वो कुछ स्ट्रीट से जा रहे हों, 2-3 लोग रास्ते से गुजर रहे हों, तो ये बंदा तो अपना कुछ सोच रहा है ना, सूटकेस लेके जा रहा है, तो पीछे वाले बंदों से क्या मतलब, मैं तो उस फ्रंट वाले बंदों को देख रहा हूँ ना, मेन कैरेक्टर। अच्छा ठीक है, अब आते हैं वैट पे। अब मुझे सीनियर साइकोलॉजिस्ट वैट दे रहा है और साइकोलॉजिस्ट टाइम देख रहा है कि जैसे ही 10-15 सेकंड हुई नेक्स्ट बोलना है। एंग्री पे बैट बनवाया, मदर पे बैट बनवाया, डिसिप्लिन पे बैट बनवाया, 3-4 बैट और बनवाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? फिर आ जाते हैं एसआरटी पे। एसआरटी पूछने लगे कि अच्छा जेंटलमैन एक चीज़ बताओ, और देखो 2 एसआरटीज़ बताता हूँ जो मैं अपने साइक में बहुत गंदी करके आया था, और वो फिर उन्होंने पूछी। सबसे पहली एसआरटी थी कि तुम्हारा दोस्त एक राइवल कंपनी में मतलब जॉब करता है और तुम भी एक कंपनी में जॉब करते हो, तो तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी कंपनी से या तुम्हारे कंपनी के एक यूज़र का डाटा मांगना चाह रहा है, मतलब एक कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो जो तुम्हारा दोस्त है दूसरी कंपनी में काम करता है और वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तुम्हारे कंपनी के किसी यूज़र की, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे भाई नहीं दोगे, किसी कंपनी का डाटा वाटा तुम क्यों दोगे, या किसी का यूज़र का डाटा क्यों दोगे उसको। मैंने लिख दिया कि ट्रस्ट हिज फ्रेंड, गेव द इंफॉर्मेशन एंड लेट हिम डू। तो भाई अब उन्होंने मेरे से ये पूछा कि जेंटलमैन क्या होगा इसका रेस्पॉन्स, तो मेरे को ध्यान आ गया कि मैं अपने साइक में ये लिख के आया हूँ कि वो बंदा उसको डाटा दे देगा, अपने दोस्त को ट्रस्ट करेगा और उसको करने देगा। अगर अब मैं यहाँ ये बोल दूँगा कि वो उसको डाटा नहीं देगा या उसको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा जो उसके दोस्त को चाहिए, एक बंदे की इन्फॉर्मेशन जो उसको चाहिए वो उसको नहीं देगा और वो उसको बताएगा, तो मैं बोला भाई ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, मैं लिख कुछ रहा हूँ यहाँ बोल कुछ रहा हूँ। अब भाई मैं फंस चुका था, मैं 5-6 सेकंड सोचा, मैं कहा सर वो इन्फॉर्मेशन दे देगा लेकिन कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा या कुछ भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, और वैसे भी जो आपकी एसआरटी है उसमें ये मेंशन है कि वो एक बंदे का इन्फॉर्मेशन मांगना चाह रहा है, उसमें कहीं भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जिक्र नहीं है, तो मैं जो दूंगा इन्फॉर्मेशन वो एक जनरल डाटा दे दूंगा या कोई भी जनरल इन्फॉर्मेशन उस बंदे के बारे में, लेकिन अगर कोई कॉन्फिडेंशियल चीज़ होगी तो मैं कभी भी शेयर नहीं करूँगा। तो इस तरीके से मैं बच गया, मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैं कहा भाई बीच में रहो, अगर इधर गए तो भी मर जाओगे, इधर रहे तो भी मर जाओगे। तो बोलने लगे ऐसे तो तू कल को आर्मी में जाएगा, कोई बंदा तेरे से डिटेल्स मांगेगा तो तू वो भी दे देगा। मैं कहा नहीं सर, वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल वर्ड नहीं था, तो वो जो मैंने वहाँ डाटा देने की बात करी है या इन्फॉर्मेशन देने की बात करी है वो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि अच्छा ठीक है चल, तो दूसरी एसआरटी बता। दूसरी एसआरटी में बोलते हैं कि तेरा करेज फैक्टर कम दिख रहा है। कैसे करेज फैक्टर? कि तू अपने दोस्त के साथ जा रहा है और वहाँ पे 5-6 गुंडे आ गए और वो तो तू क्या करेगा? तो तूने यहाँ लिखा है कि तू उनको जो जो सामान चाहिए वो उनको दे देगा और वहाँ से बाद में पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर देगा। तो बोलते हैं तू लड़ेगा नहीं। अब मैं बोला, मैं कहा सर एक चीज़ बताओ तुम, मतलब ऐसे नहीं बोला बट मैं बोला कि सर नाउ लेट टेक अ सिचुएशन लाइक कि अगर मैं उनसे फाइट करूँगा तो आजकल के जो रॉबर्स हैं या जो आजकल के गुंडे हैं, गूंस हैं, दे हैव गन्स एंड नाइफ्स। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सो इफ दे कैन कट मी आल्सो माई फ्रेंड एज वेल एज दे हैव गन्स, सो दे कैन शूट मी एज वेल। तो उनसे फाइट लेने के बजाय तो ये है ना, जो जो सामान उनको चाहिए दे दो, क्योंकि हमको वो गोली मार देंगे, चक्कू मार देंगे, तब भी लूट के ले जाएंगे। हम तो चलने लायक भी नहीं रहेंगे, फिर ना पुलिस को बताने लायक रहेंगे, सीधे टाटा हो जाएंगे, ख़त्म, कोई कुछ पता ही नहीं क्या हुआ इनके साथ। तो जो जो उनको चाहिए चुपचानी भाई ठीक है, वो 6-7 गुंडे हैं, 10-15 गुंडे हैं, हम 2 लोग, उनके पास गन्स हैं या कुछ भी हैं, क्यों फाइट लोगे? तो सर आई थिंक कि इट्स बेटर टू गिव देम द वॉट एवर दे वॉन्ट इंस्टेड ऑफ फाइट, क्योंकि हम ब्लड में हो जाएंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो हमारा और ज़्यादा इसमें वो हो जाएगा। तो वो कन्विंस हो गया कि हाँ भाई चलो, यहाँ पे सही बोला बंदा, फाइट की बजाय जो जो चाहिए वो दे दो, ठीक है। मैं बोला अगर 1-2 बंदे होते तो बिल्कुल फाइट करते, जो आसपास के लोग थे वो भी सपोर्ट करते, लेकिन अगर इतने सारे गुंडे हैं तो आसपास के लोग भी कम सपोर्ट करते हैं, तुमको जो जो चाहिए होता है वो दे देते हो, ठीक है। अब एसडीटी में बोलते हैं, एसडीटी में क्या है, क्या क्या तूने लिखा है, मैंने सब बता दिया ऐसे ऐसे, और मेरे से क्वेश्चंस भी काउंटर क्वेश्चंस हुए कि
कैसे मतलब तू अपने बोल रहा है तेरे पेरेंट बारे में ये सोचते हैं, तो क्या कैसे लगा तुझे ये सोचते हैं, तो वो सब बताया। तो ओवरऑल अच्छा था। अब आती है कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि मैं पहुंचा अंदर। अब देखो एक और चीज़, कॉन्फ्रेंस में मेरा जो डिस्कशन चला था, जो मेरे आने से पहले जो आपस में डिस्कस करते हैं, वो 15 मिनट डिस्कशन चला था। सबसे मतलब मेरे से पहले बनने वालों को 2-2, 3-3 मिनट डिस्कशन चला होगा, मेरा 15 मिनट डिस्कशन चला था। मैं बोला भाई ये डिस्कस कर क्या रहे हैं यार ये लोग मेरे बारे में। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो बोलते हैं ओ जेंटलमैन, सो यू आर मतलब दूसरी बार आ रहे हो इस बोर्ड में, तो क्या इंटेंशन था दोबारा आने का सेम बोर्ड में। मैं कहा सर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, अपने मम्मी पापा से कंसल्ट किया मैंने, और जो मेरे को डेट लगी वो मैंने चूज़ कर ली, और वो 14 SSB इलाहाबाद सेम बोर्ड मिल गया मुझे कि अच्छा ठीक है। बोलते हैं कि तू NDA क्यों जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं तू NDA क्यों जा रहा है। अब मैं श्योर हो गया, मैं कहा भाई इन तीनों ने मुझे कर रखा है, तीनों ने इन मतलब तीनों में से किसी को डाउट नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने मेरा इंटरव्यू लिया 1 घंटा, साइकोलॉजिस्ट ने हाँ बोल दिया होगा। इंटरव्यूअर ने 1.5 घंटा इंटरव्यू लिया, उसने भी हाँ बोल दिया होगा। क्योंकि इंटरव्यूअर ने बोला था मुझसे, एक बार पूछ रहा था कि तुमको क्या है, तुम में इम्प्रूव करना चाहिए। मैं बोला कि सर एक तो मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ। तो वो मेरे को बोलते हैं नहीं, यू हैव गुड पावर ऑफ रिमेम्बरेंस। तुमने अभी इतना कुछ बताया, तुमने इतना जियो पॉलिटिक्स का बताया, यू हैव सेड एवरीथिंग, जो पूछा तुमने सब कुछ बताया, तो इट शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम। वो बोला चलो ठीक है, अगर वो बोल रहा है कि अगर ये चीज़ नहीं है तो नहीं है। तो इंटरव्यूअर ने भी शायद मेरे को हाँ कर रखा था। अब बात आती है GTO की। GTO का मैंने बताया कि हाँ अच्छा खासा परफॉर्मेंस था मेरा, और ओवरऑल GTO मेरा वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, मतलब तीनों ही बेस्ट थे इस बार। तो अब बोलते हैं कि तू NDA क्यों जा रहा है। मैं बोला कि सर मैं इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूँ, 6th अटेम्प्ट हो गया, तो आई विल गेट इनटू द सर्विस, और मुझे वो लाइफ जीनी है। क्योंकि एज अ सिविलियन मैं उन गेम्स को नहीं देख पाया या उन सब चीज़ों को नहीं देख पाया, तो जब मैं NDA में जाऊँगा वहाँ स्विमिंग सीखूँगा और भी गेम्स वगैरह होंगे, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आई विल एबल टू लर्न, जो एक सिविलियन लाइफ नहीं जी पाया हूँ, और सिविलियन बंदा नहीं जानता है कि अच्छा ठीक है। तो फिर बोलते हैं कि अच्छा और क्यों ज्वाइन करना चाहता है NDA, और फिर आर्मी क्यों। मैं कहा सर इन्फेंट्री जाऊँगा, इन्फेंट्री में अपना फाइट होगी, मिशंस वगैरह एग्जीक्यूट करूँगा, और मेरे को फ्रंट लाइन पे रहना है। गन्स वन से थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है गन्स वगैरह को चलाना। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है। तो 2-3 बात और हुई कि अच्छा 2-3 क्वेश्चन और पूछे, तो फिर उन्होंने दोबारा पूछा तू NDA क्यों जाना चाहता। दोबारा बोला कि तू CDS जाना, तेरे पास CDS का अटैम्प्ट है, तेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला है, तो तू CDS जाना, तू NDA क्यों जा रहा है। तो मेरे को लगा जो कॉन्फ्रेंस में मैं आंसर्स दे रहा था ना, वो मैं देख सकता था कि वो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। क्योंकि तुम्हारे जो कॉन्फ्रेंस के आंसर्स होते हैं ना, तुम हमेशा उन आंसर्स को रखना जिससे कि वो सारे लोग इन्फ्लुएंस हो पाएँ, वो सारे लोग तुमको समझ पाएँ। तो जब मैं सामने प्रेसिडेंट को देख रहा था, तो जो साइड में बंदे जो हमारा लिखते हैं ना, जो कुछ भी मार्क्स चढ़ाते हैं, जो कुछ भी चीज़ें लिखते हैं, मैं उनको भी थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था। तो वो सारे लोग थोड़ा ऐसे कर रहे थे, मतलब वो समझ रहे थे कि हाँ ठीक है। कॉन्फिडेंस भाई बिल्कुल टॉप पे, मतलब कॉन्फिडेंस तो मतलब इतना तेज़ बोलता हूँ ना मैं, इतना तेज़ और शार्प आवाज़ में, कॉन्फिडेंस हाई बिल्कुल, अगर कुछ आता भी नहीं है तब भी हाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। अब रिज़ल्ट आया कॉन्फ्रेंस में, क्या हुआ भाई, रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट में बोले कि सबसे पहले बोले कि आप में से बहुत कम लोग बंदे रिकमेंड हुए हैं, ऐसे बोला। अब हम लोग तो डर गए। अब हुआ क्या, सबसे पहले बोला कि 4 रिकमेंड हुए हैं तुम में से। सबसे पहला चेस्ट नंबर बोला नहीं था मेरा, दूसरा बोला वो भी नहीं था, तीसरा बोला वो भी नहीं था, चौथा मैं भाई उम्मीद तोड़ दी, मैं कहा मैं भी नहीं होऊंगा। चौथा बोला वो भी मैं नहीं था। उन्होंने फ़ाइल बंद कर दी। फ़ाइल बंद करने के बाद फिर बोलते हैं चलो तो 4 और ले लेते हैं, 4 और ले लेते हैं। अब हम फिर से खुश कि चलो यार 4 और ले लेंगे, 8 किए होंगे रिकमेंड, 4 ही हो गए, 4 और। 5वां नाम बोला मैं नहीं था, 6th नाम बोला मैं भी नहीं था, फिर 7th बोला वो भी नहीं था मैं। अब एक लास्ट बंदा था। अब मैं सोचा कि यार क्या ही होगा, इतने बंदे हो चुके, लास्ट बंदा है, कोई होगा हम में से। फिर उन्होंने बोला चेस्ट नंबर नहीं, उन्होंने मेरा चेस्ट नंबर नहीं बोला था, बाकी सबके चेस्ट नंबर बोले थे। मेरा बोला हु इज़ गर्भित। देन आई स्टैंड अप कि भाई फाइनली हो गया कमेंट। तो थोड़ा बिलीव भी नहीं हो रहा था कि यार
मतलब और भी साथ के बंदे थे, वो भी थोड़ा बोल रहे थे कि यार इस बार हो जाना चाहिए, तेरा 7th अटैम्प्ट है। तो ऑल वर हैप्पी कि हाँ भाई इस बार हो गया। तो मेरे को एक टाइम पे तो भाई जैसे मैं रिकमेंड हुआ, मेरे को एक ही बार में अपने सारे अटैम्प्ट याद आ गए, जितनी बार मैं फेल हुआ सब याद आ गया कि यार इतनी बार फेल हुआ। इवन आई वॉज क्राइंग कि यार फाइनली मेरे को वो प्लस चाहिए था, प्लस मिल गया, वो छाती पे प्लस चाहिए था कि हाँ यार मैं SSB रिकमेंडेड बंदा हूँ, मैंने किया SSB को क्रैक।